हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी दिन बाद यहाँ पे धूप निकली है, तो सोचा थोड़ा धूप को एंजॉय कर लिया जाए। लास्ट 2 वीक से यहाँ पे धूप नहीं निकल रही थी। काफ़ी सर्दी थी और माइनस में टेम्परेचर जा रहा था। तो आज धूप निकली, सोचा चलो घर के पास पार्क है, वहाँ जाकर बैठते हैं। क्योंकि यहाँ पे घर तो छोटे छोटे होते हैं, तो घर में बैठ के धूप ले नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान में हम जाके छत पे बैठ जाते हैं या लॉन वगैरह में बैठ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ जॉब्स के बारे में। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप जापान जाते हैं मास्टर करने, और मास्टर के पे जॉब लगने की कितने % चांसेस हैं वहाँ पे, और क्या सीन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा हर चीज़ कवर करूंगा। सैलरी को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके, कितना सेव कर सकते हैं हर चीज़, और कितना इजी है जॉब लगना वहाँ पे, क्या जॉब परमानेंट होती है या नहीं होती, पीआर कैसे मिल सकती है मतलब जॉब के बाद। तो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो जापान में जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सी कंपनीज़ हैं। जब हम छोटे होते तब से सुनते आ रहे हैं, तो शिबा के सेल, पैनासोनिक, सोनी, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, कावासाकी, यामा और कैसियो, सीको की गाड़ियाँ, सेल, बहुत सी कंपनीज हैं जिनका हमने कभी सुना ही नहीं है अभी, और भी जो जापान में हैं। तो जापान में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत फील्ड जॉब हैं, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की, साइंस की। और अब हम डिस्कस करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जापान में कुछ कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जापानीज़ लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब कुछ की होती है कि आपको बेसिक कन्वर्सेशन आनी चाहिए, और कुछ की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हम इंग्लिश बेस पे हायर कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है लैंग्वेज की, हमारी कंपनी में पहले भी इंटरनेशनल एम्प्लॉय हैं, तो हमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। और कुछ जस्ट आपकी मोटिवेशन देखते हैं, और क्या आप बोल सकते हो, बोलने की ट्राई कर रहे हो, तो मतलब कंपनी में आके सीख जाओगे आप। और कुछ कंपनीज़ होती हैं वो खुद आपको 6 महीने सिखाती हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जिनको कंपनीज़ ने ऑफ़र की थी कि हम फर्स्ट 6 मंथ आपको लैंग्वेज स्कूल पे भेजेंगे, इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी और आपकी स्कूल की फ़ीस भी हम पे करेंगे, आप लैंग्वेज सीखेंगे, उसके बाद हमारी कंपनी में आएंगे। तो ये है जापान की कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट। और उसके बाद आते हैं अब कि जॉब कैसे मिलती है जापान में। जब आप मास्टर कर रहे होते हैं, तो आपके मास्टर कंप्लीट होने के 1 साल पहले आपकी ऑलमोस्ट जापान में जॉब हो जाती है। कंपनीज़ आती हैं, कंपनीज़ के ब्रीफिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं मार्च में। कंपनीज़ के जिन्होंने नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ग्रेजुएट होना होता है, या इंटरनेशनल स्टूडेंट सितंबर में ग्रेजुएट होना होता है, तो 1 साल पहले आपकी जॉब हंटिंग शुरू हो जाती है। कंपनीज जॉब एम्प्लॉय हायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जापान में 1 साल पहले आपकी ऑलमोस्ट जॉब हो जाती है। अगर स्टिल आप जॉब नहीं लेते यहाँ पे ड्यूरिंग योर मास्टर, तो फिर आपको एंड पे यूनिवर्सिटीज़ आपको सपोर्ट करके 6 महीने का जॉब हंटिंग वीज़ा भी दे देते हैं। और अगर तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जापान में अच्छी जॉब लेना चाहते हो, करना चाहते हो, जब आप जापान जाएँ तो स्टार्ट में थोड़ी बहुत बेसिक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, उससे आपको काफ़ी अच्छी मिलेगा। इंग्लिश आपको पहले आती होती है, और अगर आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, फिर आपको जहाँ पे जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आपको उस कंपनी में जॉब मिल जाती है और इजीली मिल जाती है। वैसे इंग्लिश कंपनीज़ हैं वहाँ पे, और थोड़ा बहुत उसमें आपको फिर थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ढूंढने में, और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने जहाँ पे जॉब किया वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी थी, और वहाँ की उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं थी, और मुझे जापानीज़ बिल्कुल भी नहीं आती, और मैंने इंग्लिश बेस पे हायरिंग हुई थी। वहाँ पे पहले भी इंटरनेशनल एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने बोला था हमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि आप कंपनी में आकर लैंग्वेज सीखें। उन्होंने बोला ठीक है, हमारा काम चल रहा है, तो मेरा काम भी चल रहा है, तो मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी थी वहाँ पे। तो इन चीज़ों को देख लेना। और जॉब वहाँ पे मिलना इजी है कंपैरेटिवली यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पे। और वहाँ बहुत सी कंपनीज़ हैं, एम्प्लॉय शॉर्टेज है वहाँ की, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। अब आते हैं हम उनकी सैलरीज़ और फैसिलिटीज़ की तरफ, कि सैलरीज़ कितनी होती है, जो कि बहुत से लोगों का कंसर्न है, फैसिलिटीज़ क्या होती हैं। आज जापान में मास्टर के बाद जो आजकल सैलरी पैकेज चल रहा है, वो चल रहा है 2,50,000 येन, और जो कि इस टाइम पाकिस्तानी बनता है 5 लाख स्टार्टिंग सैलरी जो बन रही है हर कंपनी की। और इंडियन बन जाता है कोई ऑलमोस्ट 1,25,000 येन, 1,25,000 रुपये। तो ये सीन है वहाँ पे। और उसके बाद आते हैं जापान में। उसके अलावा जापान में जितनी भी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट मल्टीनेशनल जितनी भी हैं, ऑलमोस्ट अपार्टमेंट फ्री देते हैं। और कुछ का होता है कि आपको कुछ सिर्फ पे करना होता है, कुछ परसेंटेज अपार्टमेंट के रेंट की। कुछ कंपनीज आपको पैसे दे देती हैं, आप बाहर अपना अपार्टमेंट ले लेते हैं,
तो वेरी करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको कंपनीज जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंपनी सपोर्ट करती हैं आप रहाइश के लिए, क्योंकि जब आपको सैलरी मिलती है जिसे किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपकी सैलरी का बहुत सा हिस्सा आपके अपार्टमेंट और अकोमोडेशन की तरफ चला जाता है। इतना आपके खाने पीने के ग्रोसरी कितने एक्सपेंसेस नहीं होते, तो आपका ये काफ़ी हिस्से तक बचत हो जाती है जब आपको कंपनीज अपार्टमेंट और अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, और मोस्टली कंपनी जापान में करती हैं। अगर 2,50,000 सैलरी है आपकी स्टार्टिंग वहाँ पे, तो आलमोस्ट अगर आप रोज़ का 1 घंटा भी ओवर टाइम लगाएं स्टार्ट में, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग टाइम है 8-10 और आपका एंड टाइम है जॉब का 5-10, तो अगर आप 30 मिनट बिफोर चले जाते हैं, 30 मिनट बाद लीव करते हैं, तो आपका 1 घंटा ओवर टाइम हो जाता है। अगर जस्ट इमेजिन आप महीने में 30 घंटे ओवर टाइम करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जापान में, और जापान में 1 घंटा ओवर टाइम का 2,000 येन मिल जाता है ऑलमोस्ट, कुछ का ज़्यादा भी है, तो 2,000 येन वो मिल जाता है। जस्ट इमेजिन लगा लें कि आप 2,50,000 सैलरी ले रहे हैं और 30 घंटे ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आपका 3,10,20,000 येन आपका मंथली बन जाता है, जो पाकिस्तानी बन जाता है इस टाइम 6,20,000, तो इंडियन बन जाता है कोई ऑलमोस्ट 1.5 लाख। उसके बाद अकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, कुछ पार्ट आपको पे करना होता है बस। उसके बाद आ जाते हैं, आवाम बहुत कहती है जापान में सैलरी कम है, सैलरी कम नहीं है जापान में। अगर जिस टाइम यूके के हालात हैं मास्टर के बाद, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया के हैं, जॉब्स नहीं हैं, लोग और जॉब कर रहे हैं और पे नहीं है, जापान में ही वाइट कलर जॉब मिलती है। तो अगर आपको 6,20,000 30,000 पाकिस्तानी पे मिल रही है, तो उसके बाद जापान का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको 6 लाख सैलरी मिल रही है, उसमें टैक्स कट कटा के आपका 4.5 लाख आपके अकाउंट में चलो जिस इमेजिन आ जाता है। उसके बाद अगर आप 4.5 लाख का 4.5 लाख खा लेते हैं महीने का, आप खा नहीं सकते क्योंकि आपकी अकोमोडेशन फ्री होती है। अगर आप 4.5 का 4.5 लाख भी वहाँ पे खा लेते हैं, याशी करते हैं फुल, देन फिर जापान का एक बेनिफिट ये है कि जापान में हर कंपनी में सैलरीज के अलावा साल में 2 बोनस मिलते हैं। और मैं पूरे साल का बोनस बताता हूँ कि कुछ पहले बोनस में 4 सैलरी दे देते हैं, कुछ एंड में बोनस में 2 सैलरी दे देते हैं, कुछ इकट्ठा बोनस दे देते हैं। तो जापान की जो इस वक्त एवरेज कंपनीज़ हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज़ हैं, वो आपको 6 सैलरीज बोनस देते हैं। जैसे आप लगा लें कि आपकी सैलरी 5 लाख थी, ओवर टाइम लगा के 6,20,000 येन बनी है, 6,20,000 पाकिस्तानी बनी है, तो 5 लाख आपकी सैलरी है, तो आपको 6 सैलरीज बोनस देती है कंपनी साल में। आप 6 से उसे मल्टीप्लाई कर लें 5 लाख को 30 लाख, मतलब कि अगर आप अपना क्या कहते हैं पूरी यशी करते हैं अपने सैलरी से, पूरी की पूरी, मतलब जैसे अगर आपको 6 लाख में 4.5 लाख आ रही है, उसमें आपके अगर आप सिंगल हैं तो आपके ग्रोसरी के एक्सपेंस 1 लाख तक होंगे सिंपल, क्योंकि बाकी सेविंग होगी, क्योंकि 3 लाख तक आपका सेव हो जाता है, 3.5 लाख तक, क्योंकि आपका अपार्टमेंट फ्री होता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद आप 3.5 लाख घर भेज दें, जो मर्ज़ी कर लें, फिर आपको साल में 30 लाख बोनस मिल जाता है, जो आपकी सेविंग है पाकिस्तानी, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जेन में 15 लाख 14 लाख जेन बनता है, तो पाकिस्तानी आपको 30 लाख से साल का बोनस मिल जाता है। और ये है फैसिलिटी जापान की। और बहुत से लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जापान में सैलरी कितनी है, बोनस कितना है, खर्चे कितने हैं, एक्सपेंस कितना है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें मास्टर स्टूडेंट के साथ, जो कि अपना इस टाइम यूके में, यूरोप में और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं, उनसे कंपैरिजन करें तो वो लोग यहाँ पे और जॉब कर रहे हैं, वाइट कलर जॉब ही नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको एक और एडिशन कर दूँ आपके नॉलेज में, जापान में जब आपको परमानेंट जॉब कंपनी में मिल जाती है, तो आपको कभी भी जॉब से वो निकालते नहीं हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, तो सिंपल ये होगा कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, जो 3 साल बाद लगता है या साल बाद लगता है, ज़्यादा लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। प्रमोशन नहीं होगी, ये हो सकता है। बाकी वहाँ पे आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालते, आपकी जॉब लाइफ टाइम सिक्योर होती है। यहाँ आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर या कोई क्राइम ना करने, फिर आपको कंपनी जॉब से निकाल लेगी, क्योंकि जापान का ये कल्चर है कि आपको कभी भी जॉब से नहीं निकालते, ये उनका कल्चर है। अगर वो निकालेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देती है कंपनी आपको कभी नहीं निकाल सकती। आप खुद रिज़ाइन कर दें तो वो अलग सीन है। और उसके बाद जब आपकी जॉब परमानेंट है, तो वो सी बात है, आप कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद, जब आपकी जॉब ही परमानेंट है, आप वहाँ से निकल नहीं रहे, तो कुछ टाइम बाद आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, 3-4 साल बाद। उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जापान का ये सीन है कि अगर जापान का अपने पासपोर्ट या नेशनैलिटी लेनी है, तो आपको अपने कंट्री की नेशनैलिटी और पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है। तो ये है जापान का बारे में, जॉब्स के बारे में, जापान में जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, क्या पैकेज है, बोनस कितना है, और पीआर नेशनैलिटी की तरफ कैसे आप जा सकते हैं। मतलब तो जापान में जॉब लेना इजी है, कितना है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। और कुछ लोगों को शायद लगे कि ये मजाक है, कुछ नहीं है ये वो। मैं जापान में खुद रहा हूँ, मैंने जापान में मुसाशी में 3 मंथ जॉब की है। उसके बाद मुझे फुली फंडेड जॉब ऑफर हुई और फुली फंडेड पीएचडी ऑफर हुई है यूके में। तो मैं जापान की कंपनी से रिज़ाइन करके यहाँ पे आया हूँ। इसमें कोई झूठ नहीं है, किसी तरह का भी कुछ भी हवा में नहीं छोड़ी गई, सब कुछ अपना एक्सपीरियंस है और अपनी डिटेल शेयर किया। जो मेरी जॉब की सैलरी थी वहाँ पे, जो मुझे बोनस मिल रहा था, ये सब कुछ वही मैंने शेयर किया है। और ऑलमोस्ट हर कंपनी में जापान में यही है।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं यूके के बारे में, मैं यूके में मुझे कैसे पीएचडी मिली, मैं डेनमार्क में कैसे मिली, मैं यूके में क्यों आया, यूके में क्या सीन है, जापान में क्या सीन है, तो मैं अपना जितना मेरे पास नॉलेज है मैं सारा डिलीवर करूँगा आप तक इंशाल्लाह ताला। और अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। और अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।